क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। 150 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था, एक ऐसी धरती जो बिल्कुल अलग थी, आज से बिल्कुल परे। तब पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले जैसी थी। हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट होते रहते थे, लावा की नदियां बहती थीं और आकाश धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न समुद्र थे, न पेड़, न जानवर, सिर्फ आग, धुआं और तूफान। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिशें इतनी लंबी चलीं कि विशाल महासागर बन गए, लेकिन तब भी वायुमंडल सांस लेने लायक नहीं था। हवा में भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें थीं। ऑक्सीजन ना के बराबर थी। इन्हीं महासागरों में एक चमत्कार हुआ, जीवन के बीज ने जन्म लिया। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में तैरने लगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे गहरे रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है। अगर आपको हमारा काम सार्थक, जंगल अब सिर्फ डर नहीं था, वो उनका स्कूल भी था। हर पेड़, हर जानवर, हर पत्थर कुछ ना कुछ सिखाता था उन्हें, और यही सीख आगे चलकर उन्हें जंगलों से बाहर लाएगी और बना देगी इतिहास का सबसे बुद्धिमान शिकारी इंसान। करीब 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक क्रांति हुई। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने की ताकत का विस्फोट। अब इंसान सिर्फ सामने दिख रही चीजों को नहीं समझता था, बल्कि जो नहीं दिखता उसकी भी कल्पना कर सकता था। वो भविष्य के बारे में सोच सकता था, यादें बना सकता था, और सबसे जरूरी, वो दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। भाषा का जन्म यहीं से हुआ। सोचिए, जब एक इंसान जंगल में शेर देखता था, तो अब वो दूसरों को सिर्फ इशारों से नहीं, बल्कि साफ शब्दों में बता सकता था। वहां झाड़ी के पीछे एक शेर है, अभी अभी गया है, अकेले मत जाना। ये भाषा सिर्फ चीजों को बताने के लिए नहीं थी, बल्कि भावनाओं को बांटने के लिए थी। डर, प्यार, गुस्सा, सपना अब सब शब्दों में ढलने लगा। फिर इंसान ने सिर्फ जानकारियां ही नहीं, कहानियां भी गढ़नी शुरू की। चांद पर कोई आत्मा रहती है, हमारे पूर्वज आग से बने थे, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये सब झूठ नहीं थे, ये कल्पनाएं थीं, और कल्पना ही वो ताकत थी जिससे इंसान ने समाज बनाए, नियम बनाए और आखिरकार सभ्यता की नींव रखी। दूसरे जानवर कभी 50-60 से ज्यादा का झुंड नहीं बना सके, क्योंकि आपस में भरोसा नहीं था। पर होमो सेपियंस ने हजारों लोगों को एक कहानी से जोड़ दिया। जैसे आज हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हो सकते हैं या एक भगवान में विश्वास कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआत इसी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से हुई थी। इस दौर में पहली बार कला और प्रतीक भी सामने आए। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनने लगे, जानवरों के, शिकार के, रहस्यमय आकृतियों के। शायद ये धार्मिक विश्वास थे, शायद डर या सपनों की झलक, पर यह एक साफ संकेत था। अब इंसान सिर्फ जीवित नहीं रह रहा था, वो सोच रहा था, समझ रहा था, यादें बना रहा था। और जब इंसान ने भाषा के जरिए दूसरे इंसानों को साथ लाना सीख लिया, तब इतिहास का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो गया। ये बदलाव छोटा नहीं था भाई। यहीं से इंसान ने जानवरों की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां वो राजा बनेगा, भगवान बनाएगा और यहां तक कि पृथ्वी का भाग्य तय करेगा। जब इंसान ने जमीन पर कदम रखा, वो धरती नहीं, उसका भविष्य था। करीब 60,000 साल पहले होमो सेपियंस ने पूर्वी अफ्रीका को छोड़ना शुरू किया। क्यों? शायद मौसम बदल रहा था, शायद शिकार कम पड़ रहे थे, या शायद इंसान के अंदर एक सवाल जाग गया था, और क्या है इस दुनिया में? वो पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर धीरे धीरे एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन भाई, ये सफर कोई खाली मैदान नहीं था। हर जगह पहले से दूसरी मानव प्रजातियां मौजूद थीं, जैसे नियांडरथॉल्स जो यूरोप में रहते थे और डेनिसोवान्स जो एशिया में पाए जाते थे। दोस्तों, इसकी चर्चा हम वीडियो के आगे पाठ में करते हैं, लेकिन एक बात साफ थी, होमो सेपियंस सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो संगठित थे, चालाक थे और सोचने में तेज थे। उन्होंने साथ मिलकर योजनाएं बनाई, उन्होंने नए इलाकों में आग जलाई और उन्होंने वो जगहें बसाई जहां पहले कोई टिक नहीं सका था। जैसे जैसे ये लोग फैले,
उन्होंने नदियां पार की, पहाड़ लांघे और रेगिस्तान पार किए। 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, 40,000 साल पहले यूरोप और 15,000 साल पहले अमेरिका तक पहुंच गए थे। एक मामूली सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में छिपकर रहता था, अब पूरी धरती का मालिक बन चुका था। और भाई, यही वो दौर था जहां होमो सेपियंस ने सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जगहें बसाना, संस्कृति बनाना और यात्राएं शुरू करना सीख लिया। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी थी। जैसे जैसे इंसान फैला, मेमत, विशाल पक्षी और सैकड़ों जानवर विलुप्त होते चले गए। हर जगह इंसान गया, वहां कुछ न कुछ खत्म हुआ। क्या यह विकास था या विनाश? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंज रहा है। अब होमो सेपियंस सिर्फ एक जगह का प्राणी नहीं रहा, वो अफ्रीका से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका था। लेकिन सवाल ये था, क्या वो अलग अलग जगहों की खतरनाक परिस्थितियों को झेल पाएगा? और जवाब था हां, और ऐसा किसी भी जीव ने पहले नहीं किया था। जब इंसान यूरोप पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात हुई बर्फीली हवाओं से, -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड से और महीनों की लंबी रातों से। जहां एक और जानवर सर्दियों में मर जाते थे, वहीं इंसान ने जानवरों की खाल पहननी शुरू की, फर के कपड़े बनाए, आग को पास रखा और गुफाओं में खुद को ढाल लिया। उसने सीखा कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और लचीलापन से ही जिंदा रहा जा सकता है। जब वो रेगिस्तान में पहुंचा, जहां न पानी था, न पेड़, न छांव, तो उसने छाया बनाना सीखा, कुएं खोदना सीखा और दिन में सोकर रात को चलना सीखा। हर इलाके ने उसे चुनौती दी और हर बार उसने खुद को बदला। अगर हम और जानवरों को देखें तो कोई जानवर ऐसी विविध जगहों में नहीं रह सकता, मगर होमो सेपियंस ने जंगल से लेकर ज्वालामुखी के पास तक, हिमालय से लेकर अमेजन तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। और सबसे दिलचस्प बात यह है भाई, ये सब उसने बिना किसी मशीन, बिना बिजली, बिना जीपीएस, बिना नक्शे और बिना दवाओं के किया। ये थी इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सहनशीलता और अनुकूलन। वो मौसम झेल सकता था, भूख सह सकता था, गर्मी और सर्दी के बीच खुद को ढाल सकता था। उसने भोजन बदल लिया, रहन सहन बदल लिया और कभी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता। और भाई, यही वजह है कि आज अगर आप एक इंसान को आर्कटिक में बर्फ के बीच देखेंगे और दूसरा इंसान अफ्रीका के रेगिस्तान में, तो हैरान मत होइए, क्योंकि हम वो प्रजाति हैं जो हर जगह जिंदा रह सकती है, अगर दिल में जिंदा रहने की जिद हो तो। भाई, जब हमने पहली बार बात शुरू की थी, तब हमने कहा था होमो सेपियंस ने अफ्रीका में जन्म लिया और फिर धीरे धीरे वो वहां से बाहर निकले। अब जरा सोचिए, जब ये इंसान अफ्रीका से निकले और दुनिया की तरफ बढ़े, तो वो अकेले नहीं थे इस धरती पर। रास्ते में इन्हें कई और प्रजातियां मिली जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती थीं, पर थीं कुछ अलग। इनमें सबसे बड़े नाम थे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवन्स। हमने पहले जिक्र किया था कि ये होमो सेपियंस से पहले यूरोप और एशिया में रह रहे थे। अब तक सब यही सोचते थे कि इनसे होमो सेपियंस का सीधा टकराव हुआ और शायद होमो सेपियंस ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन भाई, अब जो नया रिसर्च आया है वो सचमुच दिमाग हिला देने वाला है। 2000 साल के बाद जब वैज्ञानिकों ने इन पुरानी प्रजातियों की हड्डियां और दांत उठाए और उनमें से डीएनए निकाला, तो उन्हें पता चला कि ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी मेल मिलाप की, रिश्तों की और खून के गहरे संबंधों की। डीएनए टेस्ट से सामने आया कि आज के इंसान यानी आप और हम, हमारे शरीर में भी निएंडरथॉल और डेनिसोवन का अंश मौजूद है। हाँ भाई, हम पूरी तरह शुद्ध होमो सेपियंस नहीं हैं। यूरोप और एशिया में रहने वाले लोगों के शरीर में 1 से 4% निएंडरथॉल डीएनए है। कुछ दक्षिण एशियाई और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समुदायों में डेनिसोवन डीएनए के निशान भी मिले हैं। अब एक बड़ा सवाल, जब हम उनमें मिले, उनके साथ जिए, तो फिर वो गायब कैसे हो गए? कुछ कहते हैं होमो सेपियंस ने ज्यादा संगठित होकर उन्हें हरा दिया। कुछ कहते हैं कि हमारी आबादी ज्यादा थी और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने उन्हें धीरे धीरे खुद में मिला लिया, यानी वो मिटे नहीं, हम में समा गए। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंच चुका था। उसने जंगलों, नदियों और मैदानों को अपना घर बना लिया था। लेकिन अब कहानी में आने वाला था एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था,
एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने इंसान की सहनशीलता और अनुकूलन की सारी सीमाएं तोड़ दी। आज से लगभग 20,000 साल पहले पृथ्वी ने एक भयावह रूप ले लिया था। तापमान तेजी से गिरा, समंदरों का पानी बर्फ में बदलने लगा और पूरी धरती पर एक सफेद चादर फैलती चली गई। इसे हम कहते हैं अंतिम हिम युग, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, सूर्य की ऊर्जा में कमी और ज्वालामुखीय धूल से बनी बादल की परतों ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया था। धीरे धीरे तापमान इतना गिर गया कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्से बर्फ की मोटी परतों से ढक गए। इस समय समुद्र का स्तर करीब 120 मीटर तक नीचे चला गया। कई जगह आज जो जमीन समुद्र के नीचे है, तब वो इंसान के चलने लायक थी। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में इंसान कैसे जिंदा रहा होगा। उस समय मानव थे, मगर छोटे समूहों में, न कोई शहर, न कोई खेती, न कोई विज्ञान, बस जिंदा रहने की एक जिद थी। इंसान गुफाओं में छिपकर रहता था, जानवरों का शिकार करता, जड़ें और फल खोजता और अगली सुबह देखने की उम्मीद में हर दिन जंग लड़ता था। लेकिन इसी संघर्ष के बीच उसने सहनशीलता सीखी, पर्यावरण को पढ़ना सीखा और धीरे धीरे बदलाव के बीज बो दिए, जो एक दिन सभ्यता में खिलने वाले थे। हजारों साल की बर्फीली कैद के बाद धरती ने करवट ली। लगभग 11,000 साल पहले सूरज की गर्मी थोड़ी तेज होने लगी। धरती की कक्षा में हुए छोटे छोटे बदलावों ने हवा के बहाव और बादलों की दिशा को बदल दिया और धीरे धीरे वो बर्फ जो सदियों से जमकर बैठी थी, पिघलने लगी। पहाड़ों की चोटियां जो पहले सफेद चादर में ढकी थीं, अब उनके नीचे की मिट्टी दिखने लगी। ग्लेशियरों से पानी बहकर नीचे आया और बना नदियां, झीलें और जीवन के नए रास्ते। इंसान जो कभी बर्फ के बीच शिकार के पीछे दौड़ता था, अब पहली बार एक सवाल सोचने लगा, क्या मैं ठहर सकता हूं? क्योंकि अब उसके सामने थी हरियाली, पानी और मौसम जो पहले जैसा क्रूर नहीं था। जानवर भी अब तय इलाकों में घूमते थे, पेड़ पौधे भी मौसम के साथ नियमित फल देने लगे। और यहीं से एक क्रांति ने जन्म लिया, जिसका नाम तब किसी को नहीं पता था, लेकिन आज हम उसे कहते हैं सभ्यता की नींव। अब इंसान ने महसूस किया कि बर्फ की तरह बहने की जरूरत नहीं। वो अब एक जगह टिक सकता है, घर बना सकता है, बीज बो सकता है, जानवर पाल सकता है और भविष्य की योजना बना सकता है। जो इंसान कल तक सिर्फ जिंदा रहने की सोचता था, अब सपने देखने लगा था। और भाई, यही सपने आने वाली कृषि क्रांति की जमीन तैयार कर रहे थे। जब इंसान ने महसूस किया कि मौसम अब स्थिर हो रहा है, नदियां लगातार बह रही हैं और पेड़ों में हर साल फल आ रहे हैं, तो उसके भीतर एक नया विचार जन्मा, क्या मैं खुद भोजन उगा सकता हूं? यह विचार जितना छोटा लग सकता है, उतना ही क्रांतिकारी था। यही वो समय था जब इंसान ने बीज को मिट्टी में दबाया और पहली बार इंतजार किया। वो दिन जब धरती से अन्न का पहला पौधा निकला, वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ नवपाषाण युग, यानी नई पाषाण युग, जहां पत्थर के औजार तो अभी भी थे, लेकिन सोच अब पहले से अलग थी।